नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आप सभी का स्वागत है एसआरए करंट मंत्रा में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सितंबर करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम 12 से 14 सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं ना। तो इन 2 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सब को हम कवर करने वाले हैं। ठीक, आप देख सकते हैं, चाहे वो दिवस से संबंधित हो, चाहे वो किसी अवार्ड से संबंधित हो, पुरस्कार से या घटना से, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है तो आज ही के दिन 14 सितंबर को प्रतिवर्ष, है ना, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कौन सा हिंदी दिवस है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्यों मनाया जाता है? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार 14 सितंबर 1949 को ही हमारी जो संविधान सभा है उसके द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, है ना। देखिए, राजभाषा का दर्जा दिया गया था और ये जो इसका उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 17 में, कहाँ पे? भाग 17 में इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा और उसके प्रयोगों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा 1953 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई है ना। तो तब से लेके आज तक प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक, हिंदी दिवस के रूप में। और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो सीधी सी बात है कि हिंदी को पहचान और आत्मविश्वास की भाषा के रूप में बढ़ावा मिले। पहले ही हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में ही हिंदी को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं ना। अलग अलग राज्यों में देखें तो हिंदी को लेकर आए दिन सुर्खियां आती रहती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, 14 सितंबर। दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है ना, विश्व हिंदी दिवस। वो कब मनाया जाता है? तो वो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले हिंदी को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन था वो 10 जनवरी को ही किया गया था। इसीलिए तब से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपी राधाकृष्णन को 2025 में भारत के कौन से क्रमांक के उपराष्ट्रपति ये बने हैं। अभी हमने पिछले वाले जो हमारा करंट अफेयर सेशन था उसमें हमने देखा था कि हमारे जो नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं वो सीपी राधाकृष्णन बन गए। आज हम ये पूछ रहे हैं कि कौन से क्रम के बने हैं। तो ये बने हैं 15वें क्रम के, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से ये 15वें क्रम के हैं। अगर हम टोटल बताएं तो 17वें क्रम के, लेकिन व्यक्तिगत क्रम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखना है। इसके अलावा जो इनसे पहले थे 14वें क्रम के, वो कौन थे? तो वो जगदीप धनखड़ जी थे। चलिए, ये इनकी तस्वीर है। और सीपी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता दे रही हूँ इसी के साथ कि ये जो है 2025 में भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। साथ ही साथ ये जो है 452 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है ना। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? राज्यसभा के सभापति के रूप में ये अपनी भूमिका का वहन करते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल जो है 64 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि इनकी जो भूमिका है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में। और 65 में बताया जाता है कि अगर किसी स्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये राष्ट्रपति के पद का जो है भूमिका निभाएंगे। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। इसी तरीके से अगर कुछ भी प्रश्न आता है तो आपको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। इस टॉपिक को अच्छे से पॉलिटी में आप कवर कीजिएगा। उससे पहले जो है जगदीप धनखड़ जी थे जो कि 14वें उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कुछ समय पहले। ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को सितंबर 2025 में पीवी नरसिम्हा राव स्मारक अर्थशास्त्र पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया? तस्वीर से ही आपको नाम पता चल गया होगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे किसकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, है ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव स्मारक अर्थशास्त्र पुरस्कार। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? आइए बताते हैं। ये जो पुरस्कार हैं ये देखिए इसका कारण है कि भारत की आर्थिक परिवर्तनशीलता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए विशेष रूप से एक भारतीय अर्थशास्त्री के उदारीकरण, वित्तीय सुधारों और विकासशील नीतियों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है ना। आपको पता होगा कि 1991-92 के समय पे 1991-92 के समय पे ये जो थे हमारे वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, है ना। और उस समय पे इन्होंने कुछ ऐसे अहम निर्णय लिए थे जिसने देश को एलपीजी की दिशा में आगे बढ़वाया। ठीक है, एलपीजी मेरे ख्याल से सबको पता होगा, है ना। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये पहला चरण था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कदम रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार की शुरुआत की, है ना।
उनको भी आने के लिए द्वार खुले और हमने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहला कदम रखा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इनका, जिस कारण से मरणोपरांत उन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा दिवस की बात हो रही है और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, सितंबर के दूसरे शनिवार को। क्यों मनाया जाता है, ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। प्राथमिक चिकित्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोविड के दौरान तो विशेषकर प्राथमिक चिकित्सा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई गई थी, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2000 से, सन 2000 से प्रत्येक वर्ष प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। और ये यहाँ पे इसमें बताया गया है इसके उद्देश्य में कि लोगों को ये समझना है कि समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा न केवल चोटों को कम कर सकती है बल्कि आपातकालीन स्थिति में जीवन भी बचा सकती है ना। कितनी बार हम छोटी छोटी सी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो जान का खतरा बन जाती है, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला है कि किस यूरोपीय देश में ब्लॉक एवरीथिंग अभियान, है ना, कौन सा अभियान, ब्लॉक एवरीथिंग अभियान शुरू किया गया था, जिसे सरकारी खर्च में कटौती और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के साथ देखा गया। आपको देखिए मैं ऑप्शन बता देती हूँ। पहले ये है फ्रांस की बात हो रही है, यहाँ पे जो है ये अभियान चल रहा है ब्लॉक एवरीथिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है। अभी पिछले ही जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसका कारण क्या है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता है और उसी के चलते वहाँ की संसद में अभी अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था और जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें अपने पद से जो है त्यागपत्र देना पड़ा और उसी के बाद वहाँ पे नए प्रधानमंत्री बना दिए गए, है ना। तो ये जो है मामला कहाँ का है, फ्रांस का है। आइए जान लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत राजनीतिक अस्थिरता है और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग जगह हर देश में लगभग राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं लोग, चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, यूक्रेन हो, हर जगह, है ना, फ्रांस हो, सभी जगह ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यहाँ पे, कौन से, फ्रांसोआ बेयू, ठीक है, जिन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया और ये अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, सितंबर की, है ना। तो इनका त्यागपत्र दे दिया गया और सरकार के द्वारा इन्होंने एक बजट जो लाए थे ये, ठीक है, 2026 का बजट, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने सरकारी खर्च में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी थी, जिसके चलते फिर लगातार जनता का विरोध देखा गया और उसी के बाद क्या हुआ, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनको अपने पद जो है वो छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके द्वारा जो है नए प्रधानमंत्री हैं वो बनाए गए, नियुक्त किए गए, जिनका नाम क्या है, तो फ्रांसिस बेरू है, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, फ्रांसिस बेरू। ठीक, चलिए अगला है भारतीय सेना में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो कौन सा अभियान चलाया गया, अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले लगभग पंजाब के इतने सारे जो शहर थे या फिर ज़िले हम बोले वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए थे, है ना। काफ़ी उत्तर भारत में बाढ़ ने प्रभावित किया है और इसके लिए एक राहत अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन राहत। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑपरेशन राहत ऑपरेशन वाले सेक्शन से एक बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ना। ये देख सकते हैं आप पंजाब की जो हालत थी, है ना, तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन राहत, ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। सारे बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र थे उनमें लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, है ना, अलग अलग नौका, हेलीकॉप्टर, जितनी भी जिस तरीके से सहायता कर सकते थे उसका प्रयास किया गया। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2025 में स्वीकार किए गए न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था। किसकी बात हो रही है, न्यूयॉर्क घोषणा की बात हो रही है। किसने न्यूयॉर्क घोषणा कौन लेके आया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लाया गया है अब भी, ठीक है, सितंबर 2025 में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है ये और किस उद्देश्य से लाई गई है, तो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए और 2 राष्ट्रों का समाधान करने के लिए, है ना। तो ये इसका सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो न्यूयॉर्क घोषणा है किससे संबंधित है, तो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए और द्विराष्ट्र निर्माण के लिए, समाधान के लिए
लाया गया है। अब देखिए द्विराष्ट्र समाधान क्या है, तो जो फिलिस्तीन है उसको एक स्वतंत्र देश का दर्जा देने के लिए ये लाया गया है, ठीक। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने और दो राष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस और समयबद्ध कदम उठाने का यहाँ पे आह्वान किया जाएगा। अभी तक जो फिलिस्तीन था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना जाता था, है ना, लेकिन अब इनका प्रयास है कि ये जो लगातार जो समस्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में उसका समाधान निकाला जाए और सबसे पहले इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए ताकि थोड़ी शांति जो है वहाँ पे स्थापित की जाए, ठीक। चलिए, और ये जो वोटिंग हुई थी इसमें लगभग 142 जो कंट्रीज़ थी अलग अलग, उन्होंने इसके समर्थन में अपना मत दिया है। उसके अलावा इस 10 लोग जो थे वो इसके विरोध में थे और 12 ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई मत दिया ही नहीं है ना, या तो अनुपस्थित थे। तो ज़्यादातर जो 142 कंट्रीज़ थी वो इसके समर्थन में इस फैसले के, है ना। अगर मैं आपको बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय मैप में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इजराइल कहाँ पे आता है, इजराइल और फिलिस्तीन। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप अफ्रीका के ऊपर वाला और एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको ये देखिए बड़े सेक्शन में दिख जाएगा, यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन ये जो सेक्शन है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने 2025 में किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो स्वर्ण पदक जीता है ना। और किस प्रतियोगिता में जीता है इन्होंने? तो इन्होंने जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में, है ना। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तस्वीर भी आप देख सकते हो इनको, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है जैस्मीन लैम्बोरिया। हो सकता है कि ये प्रश्न घुमा कर पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2025 उसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, है ना। कभी क्या होता है प्रश्न उत्तर में आ जाता है और उत्तर प्रश्न में आ जाता है। तस्वीर भी आप देख लीजिए। अब ये लिवरपूल कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए सारी चीज़ें आपको बता दें और पूछ लें कि किस स्थान पर ये जो है आयोजित हुआ था, तो ये लिवरपूल में, इंग्लैंड में, ठीक। ये इसका आयोजन स्थल था, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इसी के साथ आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो सारे हमने कवर किए हैं। अब जैसे ही कुछ नया आता है हम तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहे तो स्कैन भी कर सकते हैं या फिर चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।